आईपीसी 1860 बाई आईजीएस इंडियन जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आईपीसी का टोटल। आईपीसी जो है टोटल चैप्टर 23, सेक्शन हो गया 511। आईपीसी को डिवाइड किया गया है नॉर्मली जो हम लोग कर रहे हैं, एक जनरल में और दूसरा है स्पेशल में। जनरल और स्पेशल। अब जनरल में कौन सा आता है, नीचे देखो आप। आईपीसी का जो जुरिडिक्शन है, ठीक है, द बेसिस ऑफ जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल, पहला जो सेक्शन है टेरिटोरियल विद इन इंडिया में, इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटेंट एंड पनिशमेंट। तो सेक्शन 1 में एक्सटेंट है, सेक्शन 2 अगर देखा जाएगा तो चार्जिंग के बारे में, ऑफेंस विद इन इंडिया। सेकेंड जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, दैट इज़ बियॉन्ड इंडिया। टेरिटोरियल विद इन इंडिया के बारे में अगर कर रहे हो तो कैसे होगा, सेक्शन 1 में दिया है, उसका चार्जिंग दिया है सेक्शन 2 में, ऑफेंस विद इन इंडिया। देन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में बियॉन्ड इंडिया ये दिया है सेक्शन 3, दैट इज पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ। सेक्शन 4 बाय इंडियन सिटीजन ओनली ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट, अगर बाहर में हो रहा है तो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। एंड टारगेटिंग मीन्स अगर कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है तो कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, अगर उसका रिसोर्स अगर लोकेटेड इन इंडिया हो और टारगेट कहीं दूसरा जगह से हो तो भी वो चीज़, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ, साइबर क्राइम हुआ, तो अगर बाहर में तुम्हारा बाहर से किया गया है लेकिन जो विक्टिम है वो इंडियन है या इंडिया का पर्सन जो इफेक्ट कर रहा है, उसको सेक्शन 4 के थ्रू गाइड किया जा सकता है। ठीक है, डील किया जाएगा। अब आ जाओ इधर, चैप्टर 7 जो होता है एक्चुअली एबेटमेंट ऑफ आर्मी पर्सनल, दैट इज कौन सा कंसिस्ट करता है, म्यूटिनी, असॉल्ट, डिजर्शन एंड इनसबऑर्डिनेशन। ये 4 चीज़ें हैं जो चैप्टर 7 का। अब देखो आईपीसी को कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। आईपीसी को टोटल डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, पहला जो स्टार्टिंग में बोले जनरल, ठीक है, तो अगर जनरल है और स्पेशल है, दो तरीक़ा से हम लोग डिवाइड किए हैं आईपीसी को, ठीक है, जनरल एंड स्पेशल। अब जनरल में कौन सा चीज़ होगा, तो सेक्शन 1 to 5 जो आईपीसी एप्लीकेशन जो होता है, सेक्शन 1 to 5 आईपीसी एप्लीकेशन। देन दैट इज चैप्टर 1। चैप्टर 2 भी इंक्लूड करता है, दैट इज डेफिनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन विच कंसिस्टिंग फ्रॉम सेक्शन 6 to 52A। ये ऊपर ओवरव्यू पहले देख लो। उसके बाद चैप्टर 3 जो बोलता है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट तो है ये सेक्शन 53 से 75 तक। उसके बाद चैप्टर 4 एक्सेप्शन, दैट इज 76 to 106। ठीक है, चैप्टर 5 अबेटमेंट, फ्रॉम रेंज क्या है इसका 107 से 120 अबेटमेंट का। उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये भी उसी में आएगा, जनरल में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अभी इसमें क्या है कि 120A एंड 120B एंड अटेम्प्ट 511, इतना को हम लोग जनरल कैटेगरी में रखे हैं और स्पेशल वाला उसके अलग। तो इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे जनरल को। ठीक है, तो अगेन ये अगर बुक खोलोगे इसमें कोई भी आईपीसी का बेयर एक्ट, तो वहाँ से ये मिलेगा आपको, जहाँ पे कि सेक्शन 6 and 7 में कोई डेफिनेशन नहीं है। चैप्टर 2 है ये, चैप्टर 1 ऑलरेडी मैंने आगे में पढ़ा है। चैप्टर 2 में जनरल एक्सप्लेनेशन किया, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 6 to 52A। ठीक है, 6 and 7 नो डेफिनेशन। 8 सेक्शन 8 इज रिलेटेड टू जेंडर। सेक्शन 9 नंबर, 10 मेन वुमेन एनी एज, 11 पर्सन, 12 पब्लिक, 13 क्या हो गया, ओमिटेड हो गया, 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, इस चीज़ को देख लो। एक्सेप्शन, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, ये चीज़ को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं स्पेशल एंड रेसिजुअल में। 15 को रिपील्ड हो गया, 16 रिपील्ड हो गया, 17 देखो यहाँ पे 17 हो गया गवर्नमेंट का,
ठीक है। द वर्ड गवर्नमेंट को डिफाइन किया है, डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। 18 में इंडिया को डिफाइन किया गया है, जिसमें पहले एक्सक्लूडिंग था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से इसको ला गया। 19 में जज है। अब जज किसको बोलोगे? जज वो है, द वर्ड जज डिनोट नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or a judgment which is confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of a body of person which body of person is empowered by law to give such a judgment। अब जो भी यहाँ पे ये नहीं होता है कि जज कौन सा है, डिनोट्स ओनली अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज। जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज है वही उसी को सिर्फ जज नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उस चेयर पे बैठ रहा है लीगली जो बाइंडिंग है, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग का अगर उसके पास पावर दिया जा रहा है तो उसको भी हम लोग जज बोलते हैं। वो भी जज के डेफिनेशन में ही आता है जो जजमेंट दिखाता है, ठीक है। अब जैसे कि इलस्ट्रेशन एग्जांपल के हिसाब से कलेक्टर है। कलेक्टर क्या है भाई? तो कलेक्टर का काम क्या है? एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। हालांकि कलेक्टर नॉर्मली क्या करता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं उसको, कलेक्टर भी जब कोई रेवेन्यू को कलेक्ट करता है तो कलेक्टर का काम करता है, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा ड्यूटी भी दिया गया है एज ए जज का, जो कि अगर जुरिडिक्शन इन ए सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 में काम करता है। उसी तरह मजिस्ट्रेट देखो, ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस, टू फाइन और इम्प्रिजमेंट विथ और विदाउट अपील इज ए जज, ठीक है। अगर वो एक मजिस्ट्रेट का भी पावर है, अगर वो चेयर पे बैठ रहा है डिसीजन और जजमेंट लेने का, तो उसको भी बोलते हैं हम लोग जज। मेंबर ऑफ ए पंचायत which has a power under regulation 1816 of the Madras Court to try and determine suits is also judge। मतलब पंचायत का जो है मेंबर वो भी जज है। A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge। यहाँ पे बोला कि अगर मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग क्या करता है, जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट, तो उस टाइम में इसको जज नहीं बोलेंगे। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? द कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट ए जज हु इज empowered by law to act judicially alone, or a body of a judge which is empowered by law to act judicially as a body, ठीक है। when such judge or body of judges is acting judicially, तो उसको ही बोलते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। जैसे पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7 1816 में, होल्ड ऑन, ये कम्बक फोन आने, ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास कोर्ट हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइनिंग सूट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट अब क्या है? पब्लिक सर्वेंट को देखो इधर में अपने ने बहुत ढंग से उसको समझाने की कोशिश किया। पब्लिक सर्वेंट, अब कितने तरह के पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो इसको 3 पार्ट में हम लोग 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखो, पहला आर्मी, उसके बाद जस्टिस, फर्स्ट आर्मी पब्लिक सर्वेंट का, जस्टिस, क्रिमिनल, सिविल एंड अदर। तो ये टोटल मिला के हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किया। किसको? पब्लिक सर्वेंट को। अब पब्लिक सर्वेंट तो 5 में डिवाइड हो गया। पहला आर्मी के अंदर में पहला जो था उसको डिलीट हो गया। सेकंड कमीशन्ड ऑफिसर बोलते हैं। अब जस्टिस में कौन कौन होते हैं? थर्ड जज, टोटल 12 है जो कि पब्लिक सर्वेंट में बोला गया। थर्ड जज, फोर्थ ऑफिसर ऑफ कोर्ट, फिफ्थ जूरी और एसेसर्स, सिक्स आर्बिट्रेटर, ठीक है। क्रिमिनल साइड में कौन सा? 7th कन्फाइनिंग ऑफिसर, 8th प्रिवेंटिंग ऑफिसर। सिविल में कौन से? 9th नंबर पे प्रॉपर्टी सर्वे जो करता है। पब्लिक कॉमन इंटरेस्ट, 11th इलेक्शन जो कंडक्ट कराता है। अदर में 12 ऑन पे सर्विस गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हुआ पब्लिक सर्वेंट का टोटल कैटेगरी। टोटल 12 तरह के होते हैं। उसको आर्मी, जस्टिस, क्रिमिनल, सिविल, अदर, इसमें से कैटेगरी का रखा हुआ है।
अब उसके बाद आ जाओ, पब्लिक सर्वेंट हो गया, 8, 9, 10th 11th 12th, देखो वही सारा चीज़ इसमें है पब्लिक सर्वेंट का। पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स ए पर्सन, फर्स्ट ओमिटेड कर दिया, निकाल दिया गया। सेकंड में क्या था, एयरफोर्स जो कमिश्नर्ड पर्सन है। थर्ड में एवरी जज होता है। फोर्थ में ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है। फिफ्थ में एवरी जूरीमैन और एसेसर। सिक्स में एवरी आर्बिट्रेटर। सेवेंथ में एवरी पर्सन हु होल्ड। तो ये चीज़ ऐसे जगह से किया गया है ना जैसे कि तुम आपको समझ में आ जाएगा। ये जस्टिस का जितना भी काम करने वाला है वो लोग आ गया, जज, ऑफिसर ऑफ कोर्ट, जूरी, एसेसर, आर्बिट्रेटर। उसी तरह फिर क्रिमिनल में कन्फाइनिंग ऑफिसर, प्रिवेंटिंग ऑफिसर जो बना हुआ है, ये बहुत ढंग से, इससे आपको पूरा याद हो जाएगा कि पहला नंबर पे कौन था, सेकंड नंबर पे कौन था, थर्ड नंबर पे कौन था। ठीक है, उसी तरह 11 तक है। 12th एवरी पर्सन जो भी है। अब इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government. In the service or pay of a local authority or corporation established by or under a central provision or a state act or a government company as defined in इतना। जैसे म्यूनसिपल कमिश्नर भी है, इज अ पब्लिक सर्वेंट हो जाता है। ठीक है, और ऊपर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इधर में आ जाओ। 22 मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? The word movable property is intended to include corporeal property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. उसको movable property में नहीं लगेगा, मतलब it will not come under the movable property। कौन सा जो attach है अर्थ के साथ, लैंड, वो सब, बाकी जो भी जा सकता है वो movable property है। wrongful gain क्या होता है? wrongful gain is सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी का डिफाइन किया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें अगर जुडिशरी के लिए बैठ रहे हो तो। wrongful gain is a gain by unlawful means of property which the person gaining is not legally entitled। कौन सा है? सेक्शन 23। गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। इसको 24 में डिसऑनेस्टली आ रहा है, सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली। whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that things dishonestly। एक को फायदा पहुंचाओ, दूसरा को नुकसान, उसी चीज़ को डिसऑनेस्टली बोलते हैं, उसको डिसऑनेस्टली। फ्रॉडुलेंट भी उसी में आता है। पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग्स विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। डिफ्रॉड करने का लिए उसको, मतलब फ्रॉड ही एक हुआ तो फ्रॉडुलेंटली। ठीक है। रीजन टू बिलीव, सेक्शन 26। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग if he has sufficient cause to believe that things but not otherwise। 27 property in possession of wife, clerk or a servant। section 27 बोलता है when property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code। property इन पोजिशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। जैसे कि एक्सप्लेनेशन देखो, ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पोरली ऑन ए पार्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और ए सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया गया है कि जैसे प्रॉपर्टी इन पोजिशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट वो किस तरह का है सब, मतलब उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ काउंटरफेट। ए पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफेट का मतलब कि वही जाली बनाना, एक का दूसरा रूपांतर करके। सेक्शन 32 से सेक्शन 33, 28 काउंटरफेट समझ गए। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफेट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। ठीक है, इट इज़ नॉट इसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। ठीक है, एक तरह का ही दूसरा मॉडल बनाना, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं हो, उसी को काउंटरफिट बोलते हैं। 29 डॉक्यूमेंट। अब जितना भी चीज़ डॉक्यूमेंट का रिलेटेड है ना वो सेक्शन 29 में दिया हुआ है। द वर्ड डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट, सो यू जस्ट सी। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स। ठीक है, और बाई मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स
intended to be used or which may be used as evidence of that matter, ठीक है, जो एज ए एविडेंस के रूप में लगाया जाए, उसको रखा जाए। कौन कौन सा भाई? लेटर्स, इसका 3 है, देखो डॉक्यूमेंट का 3, पहला आ जाता है लेटर, उसके बाद फिगर्स और मार्क्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को एज एन एविडेंस का में अगर ये कर रहे हैं हम अपने एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस टाइम में उसको डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं। और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं? इट इज़ इमैटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपन व्हाट सब्सटेंस द लेटर और फिगर्स और मार्क्स और फॉर्म और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इसी तरह का भी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। ये सेक्शन याद रखना, 29 इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एंड इट डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 29 ऑफ आईपीसी 1860, ठीक है। 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी एज एन डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं। द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन क्लॉज T ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ पे है? अंडर सेक्शन 29A। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है, वो कहाँ डिफाइन हुआ है? ये डिफाइन हुआ है वैल्यूएबल सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 30। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स ए डॉक्यूमेंट विच इज, ये वीडियो लंबा होने जा रहा है। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स ए डॉक्यूमेंट विच इज और purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। ये राइट जैसे समझो, इसमें क्या करता है? ए राइट करता है हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट। द एंडोर्समेंट इज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अगर कोई भी पेपर पे लिख के अगर वो देता है तो उस चीज़ का ये जो होगा वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में वो चीज़ दे रहा है उसको, ठीक है। द सर्टिफिकेट विच आर फाउंड एज ए for being admitted in the college could be described as a valuable security, ठीक है। अ विल को डिफाइन किधर हुआ है? सेक्शन 31 में अ विल हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब वही हुआ कि जिसमें जैसे तुम्हारा मार्कशीट तुम दे रहे हो, ठीक है, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हुआ। अगेंस्ट जॉब, अगेंस्ट गेटिंग सम टेंडर, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है, ठीक है। सेक्शन 30 उसी तरह सेक्शन 31 a will, the words a will denote any testamentary document, मतलब क्या भाई? सेल्फ डिक्लेयर करना, ठीक है, कि मैं ये चीज़ें डिक्लेयर करता हूँ, टेस्टमेंट करता हूँ, तो वही टेस्टमेंट्री डॉक्यूमेंट हो गया है वो। चलो आगे चलते हैं। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। अब ये क्या है? Words referring to acts include illegal omission in every part of this code except where a contrary intention appears from the context. Words which refer to acts done extend also to illegal omission, ठीक है। कैसे illegal omission होता है, मतलब कैसे illegally omit किया जाता है। Section 33 act and omission, act and omission हो गया। 34 include illegal omission को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 32। इसका बस ये याद रखो, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। 33 एक्ट्स एंड ओमिशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया। द एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन, ठीक है। एक्ट क्या होता है, ओमिशन क्या होता है। सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब 34 लगता है कि जो एक्ट किया गया 4 आदमी, मतलब मोर देन 1 पर्सन इंक्लूड रहता है और उसका इंटेंशन कॉमन हो, तो वो अंडर सेक्शन 34 में आता है। जैसे कि कमेंट देखो इसका, व्हेन एन ऑफेंस इज सॉट टू बी प्रूव्ड
proved only on circumstantial evidence. The allegation of a common intention under Section 34 of the Indian Penal Code normally cannot be established in absence of a meeting of mind. ठीक है. The overt act of the accused by their conduct, by using the weapon, by their utterance of words. ठीक है. If second क्या बोलता है? ये संतोष देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा 1997 टू क्राइम 666 bomb charge. If some act is done by the accused person in furtherance of common intention of his co-accused, he is equally liable like his co-accused. ठीक है. उसी तरह सेक्शन नोट हो गया. हटाओ. अब आ जाओ 34 में क्या था? 34 में था कि मोर देन 1 पर्सन अगर इन्वॉल्व होते हैं किसी कॉमन इंटेंशन को लेके, ठीक है, कुछ क्राइम करते हैं, तो डैट विल कम अंडर सेक्शन 34. 35 क्या बता रहा है कि व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, व्हेनेवर एन एक्ट व्हिच इज क्रिमिनल ओनली by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with the knowledge or intention. अगर आपको पता है उस चीज़ का, भले आप इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन अगर उस चीज़ के बारे में नॉलेज था तो आपको भी उतना, आप भी उतने ही दोषी हैं. दैट मच ओनली एक्यूज. 35. ठीक है. अब देखो सेक्शन 32 से 38 के बीच में ये चीज़ें कैसे याद रख लोगे अगर रखना है तो. ठीक है. इसमें सेक्शन 28 काउंटरफिट के बारे में करता है. सेक्शन 4 मतलब ये दोनों एक तरह का ही बात ब्रो. फ्रॉजरी, ठीक है, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 463 दोनों को कॉमन याद करोगे, मतलब रखो दिमाग में. एक काउंटरफिट से रिलेट करता है, एक फ्रॉजरी से रिलेट करता है. अब सेक्शन 32 से 38. सेक्शन 32 एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन. ठीक है. सेक्शन 33 क्या बोलता है कि सीरीज ऑफ एक्ट्स और ओमिशन एज ए सिंगल एक्ट. इसमें क्या बोलते, तो दो तरीका से डिवाइड करते हैं हम लोग. ये ढंग से इसकी वजह से मैंने इधर लेके आया, इसको बनाया था. सीरीज ऑफ एक्ट्स और ओमिशन एज ए सिंगल एक्ट मतलब कैसे? ऑफेंडर्स हुआ, ठीक है, दो पार्ट में, इसको 33 को दो पार्ट में तोड़ो. तो एक ऑफेंडर्स का हो गया और एक ऑफेंस का हो गया. ठीक है. ऑफेंडर मतलब जो करता है और ऑफेंस मतलब क्राइम. ठीक है. अब ऑफेंडर में 3 तरीका से है. उसका कॉमन इंटेंशन देखा जा रहा है. किसका? 33 से चालू हुआ है. सीरीज ऑफ एक्ट्स और ओमिशन एज ए सिंगल एक्ट. ठीक है. इसको हम लोग क्या किया, दो पार्ट में बांधे हैं. ऑफेंडर के का सेक्शन अलग किए हैं जो कि ये इंक्लूड करेगा राइट फ्रॉम 32 टू 38. ठीक है. 32 का क्या एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन. इलीगल ओमिशन कैसे होता है, क्या है, उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 32. सेक्शन 33 में क्या बोलता है कि जितने भी सीरीज ऑफ एक्ट्स और ओमिशन है एज ए सिंगल एक्ट माना जाता है. कैसे? अब ऑफेंडर हो गया, ऑफेंडर का एक अलग में डिवाइड कर दिया है सेक्शन 33 से. देखो ऑफेंडर का अलग हो गया, ऑफेंस का अलग हो गया. अब ऑफेंडर में कॉमन इंटेंशन के साथ अगर मिल के मोर देन 1 पीपल अगर करता है तो वो 34 में, सेक्शन 34 में आता है. क्रिमिनल नॉलेज है और इंटेंशन है तो भी सेक्शन अंडर सेक्शन 35 में डिफाइन कर रहा है कि भाई तुम्हारा क्रिमिनल नॉलेज था उसके बारे में, अलॉन्ग विथ इंटेंशन भी था, तो तुम आ जाओगे. 35 में बताया गया. पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिट, थोड़ा सा है, थोड़ा सा एक्ट, थोड़ा सा पार्टली ओमिट, दैट मीन्स सेक्शन 36. ठीक है. तो ये ऑफेंडर का हो गया. अब ऑफेंस क्या करता है? बाई सेवरल पर्सन. ठीक है. ऑफेंस क्या होता है? बाई सेवरल पर्सन, मोर देन 1 पर्सन होने से उसका ऑफेंस. ये तो हुआ भाई तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कॉमन इंटेंशन के साथ उसके अंदर में थे, तो सेक्शन 34 में आ जाएगा. मोर देन 1 पर्सन, नॉलेज था, ठीक है, एंड अलॉन्ग विथ इंटेंशन था, तो अंडर सेक्शन 35. अगर पार्टली एक्ट था और पार्टली ओमिट था तो सेक्शन 36. नाउ ऑफेंस अगेन कम अंडर द सेक्शन सेकेंड पार्ट, दैट्स कॉल्ड ऑफेंस बाय सेवरल पर्सन. वन ऑफेंस तो अंडर सेक्शन 37. सेवरल ऑफेंस, इफ यू हैव डन सेवरल ऑफेंस, मान लो कि गया चोरी करने, चोरी के साथ देखा, अब वो तुमको पकड़ लिया, तुम रिवॉल्वर निकाले या चक्कू निकाले, दे दिए, तो सेवरल ऑफेंस में आ गया. तो अंडर इट विल बी ट्रीटेड अंडर सेक्शन 38. ठीक है. नाउ सेक्शन 39 वॉलेंटरी, तो ये हो गया ना, सीरीज ऑफ एक्ट्स और ओमिशन एज ए सिंगल एक्ट, सेक्शन 33 का.
अब उसी में उसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मोर देन वन है तो ऑफेंडर एंड ऑफेंस। ऑफेंडर में 3 रखे, कॉमन इंटेंशन, क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, पार्टली एक्ट, पार्टली ओमिशन, तो 34, 35, 36 उसके बाद दूसरा पार्ट में चले गए ऑफेंस बाय सेवरल पर्सन। तो 1 ऑफेंस अगर किया है तो इसको ट्रीट किया जाएगा थ्रू सेक्शन 37, और अगर मोर देन 1 किया है तो सेक्शन 38, ठीक है। उसी तरह सेक्शन 39 वॉलेंटरी, वॉलेंटरी कुछ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। सेक्शन 40 ऑफेंस के बारे में डिफाइन किया। सेक्शन 41 स्पेशल और लोकल लॉ के बारे में डिफाइन किया। सेक्शन 41 क्या है कि कोई भी स्पेशल और लोकल का लॉ जो होता है वो कहाँ से पता चलेगा अपने को, सेक्शन 41 का। सेक्शन 42 देखो, सेक्शन 42 रीड आउट करते हैं। देखो, स्पेशल लॉ के बारे में अगर पढ़ना है तो पढ़े लो। स्पेशल लॉ इज ए लॉ अप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। 42 लोकल लॉ, अ लोकल लॉ इज ए लॉ अप्लीकेबल ओनली टू अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 43 इलीगल, तो उसी चीज़ का बोल रहे थे। 42 लोकल लॉ के बारे में है। 43 इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit. Injury, the word injury denote करता है अंडर सेक्शन 44 में, ये इसको देख लेना। Any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation, ये 3 देखो, इंजुरी 3 तरीके इसी से होता है। बॉडी, इन बॉडी, माइंड और रिपुटेशन, ठीक है। रिपुटेशन और प्रॉपर्टी भी हो जाता है, रिपुटेशन और प्रॉपर्टी कर दो बस। देखो इलीगल, अच्छा इलीगल 43 को यहाँ डिफाइन भी किया गया है, वो है कि ऑफेंस एंड प्रोहिबिशन एंड सिविल एक्ट अंडर सेक्शन 40। इससे ऑफेंस जो है डिफाइन कहाँ किया गया है, वो किया गया है सेक्शन 40 के अंदर में, ठीक है। प्रोहिबिशन, सिविल एक्ट। सेक्शन 44 इंजुरी कितने तरीके का, 4, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। 4 तरीका का ही रखो यहाँ पे, ये 4th वाला ये है। बॉडी, माइंड, रिपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। इंजुरी का डिफाइन है अंडर सेक्शन 44। इंजुरी बॉडी से कर सकता है, माइंड से करता है, रिपुटेशन से करता है, प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 415 में भी अपने को देखने को मिलेगा। अब आ जाओ 45 लाइफ क्या है। द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 45। अंडर सेक्शन 46 डेथ है, लाइफ एंड डेथ एक साथ होता है, तो इंजुरी हुआ, लाइफ हुआ, इंजुरी 4 कौन सा, बॉडी, माइंड, रिपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, 4 ही तरह से इंजरी हो सकता है। 45 लाइफ है। 46 डेथ है। द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। एनिमल को डिफाइन किया गया है अंडर 47, अंडर सेक्शन 47। द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर दैन अ ह्यूमन बीइंग। वेसल, ये सब पूछेगा नहीं, इसको हटा सकते हो, पहले ये देता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ British rule. The word vessel denotes anything made for the conveyance by water of a human being or a property is called vessel. Year and month जो है वो 49 में डिफाइन है। Section जो है, the word section denotes one of those portion of a chapter of this code which are distinguished by prefix numeral figures. Section कौन सा होता है? 51 oath है। oath के बारे में, the word oath includes a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required for authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court of justice or not. Good faith 52, nothing is said to be done or believed in a good faith which is done or believed without due care and attention. Harbor 52A में डिफाइन किया गया है हार्बर, ठीक है। डन। अब इधर से चैप्टर 3 अपने को चालू करेंगे। ठीक है, सेक्शन 52A।
बस चैप्टर 3 कल होगा। थैंक यू वेरी मच।